नमस्कार सभी को। स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एस के राजपूत में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित वीडियो एग्जाम री एग्जाम 2023 घटना चक्र पर आधारित टू सीरीज, जिसमें 10 अभ्यास प्रश्न पत्र दिए गए हैं। तो आज हम लोग देखते हैं हिंदी और जीके के प्रैक्टिस सेट। तो चलिए सीधे चलते हैं, देर ना करते हुए हम लोग सीधे अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है। तो ये जो होता है भारतीय गजटों में और नियम, आदेश, अधिकार, नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में ये अधिसूचना होती है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? तो ये आदिकाल में लिखा गया है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है गौ शब्द का वचन पहचानिए। तो गौ शब्द का वचन होता है एक वचन, और इसका बहुवचन अगर होगा तो वो गौएं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हमारा सही ऑप्शन है, हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं, जैसा कि पता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में एक शब्द अशुद्ध है, वो अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो हमारा अशुद्ध शब्द है इसमें ऑप्शन बी सही है, नौकरी होता है शुद्ध। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी वर्तनी ठीक है, यानी कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो शुद्ध वर्तनी रचयिता। तो ऑप्शन सी सही है हमारा, रचयिता, और ये सब गलत हुए हैं। अगला क्वेश्चन है गायक का संधि विच्छेद कौन सा है? तो ऑप्शन हमारा सही है गायक। तो ऑप्शन सी सही है, गय धन अक। तो इसका सही संधि विच्छेद हो गय धन अक बराबर गायक। इसमें अयादि स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन आता है कि 8वां क्वेश्चन है कि नाविक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऐसे ही नाविक का संधि विच्छेद नौ धन इक। ये ऑप्शन सी सही है। तो इसमें भी अयादि स्वर संधि है। और अगला क्वेश्चन है कि आमरण में कौन सा समास है? तो आमरण में अभिभाव समास है। ऑप्शन बी सही है। आमरण यानी आमरण, यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रत्येक, इसमें जो जिस शब्द में शुरुआत में जो उपसर्ग लगा होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? तो हमारा इसमें सही ऑप्शन होगा विद्याभास। ये जो विद्याभास है ये कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। ये किसका है? ये होगा तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा विद्याभास, विद्या के लिए अभ्यास, और ये सभी कर्मधारय के समास के उदाहरण है। नीलगाय ये भी है, कृताकृत और प्रियसका। विद्याभास जो है कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है या किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, और इसके बाद में आता है किसी शब्द के आगे जुड़ता है, शब्द में कहीं भी। तो उपसर्ग जो होता है वो हमेशा शब्द के आगे जुड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। अगला क्वेश्चन है कि अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अलंकार में अलम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन आता है प्रत्यय क्या होता है? तो प्रत्यय होता है वो शब्दांश होता है, यानी कि शब्दों का अंश होता है। शब्दों के लास्ट में जो होता है वो प्रत्यय होता है, शब्दांश होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करिए। तो तत्सम शब्द का चयन ये होगा तत्सम अंश, ये वाला। तो तद्भव क्या होता है? तद्भव में ये वाला सा आता है, और तत्सम जब होता है तो ये शल्यम वाला सा आ जाता है। तो ठीक है, ये पहचान है हमारी। तो तत्सम शब्द अंश होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग कहते हैं तद्भव शब्द। जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर जो हिंदी में आए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। ऑप्शन डी सही है हमारा,
अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से गेहूं शब्द का तत्सम शब्द कौन सा होता है? तो गेहूं शब्द का तत्सम जो होता है वो गोधूम होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव कौन सा है? तो हमारा इसमें ऑप्शन है 3। ये जो 3 होता है वो तद्भव है और ये सब तत्सम है, जल, नग्न और भ्रमर। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द कौन सा है? तो संज्ञा शब्द सीधी सी बात किसी नाम, स्थान, व्यक्ति के क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही है, आकाश। आकाश जो है वो नाम है, यह है संज्ञा। अगला क्वेश्चन है क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या है? तो क्रिया से बनने वाली जो संज्ञा है वो भाववाचक संज्ञा। तो क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा यानी कि जिसमें भाव, तो ये ऑप्शन ए सही हमारा थकावट। थकावट है जो वो क्रिया से बनने वाली, थकान जो होता है, क्रिया क्या होती है? थकान। तो उससे बनने वाली जो भाववाचक संज्ञा वो थकावट है। अगला क्वेश्चन है कि उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद कौन सा है? तो उसने पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम कौन सा है? तो ये सर्वनाम भेद है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो उसमें एक सर्वनाम है हमारा, ये क्या नाम है इसका? पुरुषवाचक सर्वनाम। ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसने। अगला क्वेश्चन है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा की जो व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विशेषण। हमारा ऑप्शन इसमें सही है बी। क्रिया के अगला क्वेश्चन है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? हम लोग धातु कहते हैं, धातु। अगला क्वेश्चन आता है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं अव्यय कहलाते हैं। जो लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता तो उन्हें अव्यय कहते हैं। ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला क्वेश्चन आता है कि राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है? राम धीरे धीरे पढ़ता है, इसमें कौन सा अव्यय है? तो इसमें अव्यय होगा क्रिया विशेषण अव्यय, यानी कि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। वो कौन सा? क्रिया विशेषण अव्यय। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द, अरण्य माने होता है वन या जंगल, और कांतार मीन्स भी होता है जंगल। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन आता है कि कमल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कमल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से सरोज है। सरोज कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है। और अध। अगला क्वेश्चन है कि अध का विलोम क्या है? तो अध का विलोम होता है पूर्ण। अध मीन्स आधा होता है, इसका अपोजिट होता है वो विलोम होता है वो पूर्ण होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि जागृत का विलोम क्या है? तो जागृत का विलोम होगा सुप्त। ऑप्शन सी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मैंने में सोचा, खाली रिक्त स्थान, मैंने में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है? तो खाली स्थान में आएगा मैंने मन में सोचा, तो यहाँ पे क्या आएगा? मन। ऑप्शन बी सही है। मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। अगला क्वेश्चन है कि संगीत द्वारा व्यक्ति का प्रभावित होता है, तो संगीत द्वारा व्यक्ति का क्या प्रभावित होता है? तो संगीत द्वारा व्यक्ति का आचरण प्रभावित होता है। आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो जिसकी आशा न की गई हो वो क्या होगा? अप्रत्याशित होता है। ऑप्शन बी सही है हमारा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि जिसके हाथ में चक्र है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो जिसके हाथ में चक्र है यानी कि ऑप्शन बी सही हमारा, चक्रपाणी होता है जिसके हाथ में चक्र है। अगला क्वेश्चन है कि अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ होगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन आता है कि गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा मुहावरा का सही अर्थ क्या है?
तो इसका सही अर्थ होता है कि पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन आता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ होगा अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। ऑप्शन सी सही है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? तो जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। तो ये जब पानी बरसता है जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, तो ये कौन सा होगा? तो ये होगा विशेषण उपवाक्य होता है। विशेषण उपवाक्य नहीं, क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, यानी कि जब पानी बरसता है में कौन सा वाक्य है? तो जब पानी बरसता है इसमें क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो मिश्र वाक्य का चयन कीजिए, इसमें देखते हैं कौन सा मिश्र वाक्य होता है। तो प्रातःकाल होने पर चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं, ये तो नहीं है। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट जाओ, ये वाला है। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, यानी कि जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, ये मिश्र वाक्य है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? तो अशुद्ध अंश होगा मैंने। ऑप्शन ए सही है। मैंने विद्यालय जाना नहीं होता, क्या होता है? मुझे विद्यालय जाना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? तो कर्ता कारक का परसर्ग होता है कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता कारक का ने। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक कौन सा है? तो किसी को देना क्या होता है? बहन को पुस्तक देता है। किसको देता है? अपनी बहन को देता है। तो क्या आएगा? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, सॉरी तो इसमें सही ऑप्शन होगा बी, संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन है कि अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के जो सारे अक्षर होते हैं वो किस लिंग में होते हैं? तो वो होते हैं पुल्लिंग में होते हैं, हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। ई जैसे होता है कि ई, छोटी ई और बड़ी ई और रीर, ये स्त्रीलिंग में आते हैं, और बाद बाकी जो होते हैं वो किस में आते हैं? वो पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है। तो ये 3 जो अपवाद हैं इनको छोड़कर सारे वर्णमाला के अक्षर होते हैं वो पुल्लिंग में ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ये जवाब दिया, ये तो पुल्लिंग हो गया, ये स्त्रीलिंग नहीं है। गुलाब दिया, ये भी पुल्लिंग हो गया। ठीक है। हिसाब दिया, ये भी। शराब पी, तो ये स्त्रीलिंग है। कौन सा स्त्रीलिंग है? शराब है जो, वो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं? क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है? तो उससे क्या कहते हैं? सिंपल सा है, उसे हम काल कहते हैं। जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध, जैसे उसने क्या किया, उसने खाना खाया, वह खाना खा चुका होगा, या पूर्ण या अपूर्ण, ठीक है, अवस्था का जो बोध होता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, तो वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? बहुत ही सुंदर। ठीक है। कौन सा है? सुंदर लड़की होगी, तो ये गुणवाचक, ये क्या है? गुण है, तो गुणवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन आता है कि अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द जो अशुद्ध है वो कौन सा अशुद्ध है? तो अंतर्धान, अनुग्रहित, आध्यात्म, तो ऑप्शन सी ये अशुद्ध है। अध्यात्म कैसे लिखा? अध्यात्म होता है। ठीक है। अध्यात्म, ना कि आध्यात्म।
अगला क्वेश्चन है कि कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से तो है, तो कन्नड़ का संबंध जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार से है। ये जो कि दक्षिण की जो बोलियां हैं वो कन्नड़ हैं, ठीक है, ये द्रविड़ भाषा परिवार से है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो विकास क्रम में व्यवस्थित करना है तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आती है प्राचीन संस्कृति आएगी, सबसे पहले क्या आएगी, सबसे पहले 1 नंबर पर आएगी प्राचीन संस्कृति। प्राचीन संस्कृति के बाद आती है लौकिक संस्कृति, 2 नंबर पर आती है। तो इसके बाद में आती 3 नंबर पर सौरसैनी और 4 नंबर पर पश्चिमी हिंदी। तो ACBD कोई है, ACBD, तो ये ए है ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन इसमें ए सही है। सबसे पहले प्राचीन संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, उसके बाद सौरसैनी और सबसे लास्ट में आती है पश्चिमी हिंदी। अगला क्वेश्चन है कि मास कंजप्शन का हिंदी पर्याय कौन सा है। मास कंजप्शन, तो मास कंजप्शन का हिंदी पर्याय होगा वो होगा व्यापक उपभोग। ऑप्शन सी सही है, व्यापक उपभोग होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का कि भावयुक्त शुद्ध अनुवाद चुनिए। भावयुक्त शुद्ध अनुवाद क्या होगा इसका, आई वाज ओवर जॉयड, आई वाज ओवर जॉयड। तो आई वाज ओवर जॉयड, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, मेरा दिल बाग बाग हो गया, ठीक है। इसके बाद में आते हैं जीएस के क्वेश्चन है, जीके के। तो जीके क्वेश्चन है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। जो हड़प्पा काल का कौन सा नगर जो था वो 3 भागों में विभाजित था। तो 3 भागों में विभाजित था वो कौन सा था, वो था धौलीवेरा। धौलीवेरा जो था वो 3 भागों में विभाजित था। ऑप्शन इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। तो कौन सा उपवेद नहीं है, तो ये जो योग वेद है ये नहीं है, और ये तीनों हैं, धनुर्वेद है, शस्त्र शास्त्र है, आयुर्वेद है। ये जो योग वेद है वो उपवेद नहीं है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। तो पहली बार आक्रमण करने वाला, भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था, तो वो था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। इसने सबसे पहले सिंध पर आक्रमण किया था और फिर धीरे धीरे इसने सोमनाथ के मंदिर को भी लूटा था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। तो खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक हैं वो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन हमारा बी सही है। इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन है कि पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है। तो जो पाल साम्राज्य है वो पूर्वी हिस्से से संबंधित है। ये जो बंगाल बिहार था उसमें पाल वंश की स्थापना नेपाल ने की थी, और जिनका प्रतापी राजा, पाल वंश का प्रतापी राजा कौन था, धर्मपाल था, जिसने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, धर्मपाल ने की थी। नालंदा और विक्रमशिला ये दोनों विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। तो ये किया था राजा मार्तंड वर्मा ने। 1741 में जो कोलाचल का युद्ध हुआ था, जिसमें त्रावड़ कोर की सेना ने डच सेना को परास्त कर दिया था। और ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये भारत में कब आई थी, ये 1605 ईस्वी में भारत आई थी।
और इनका पतन हो गया था कब? 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में इनका पतन हो गया था। अंग्रेज़ों और डचों के बीच ये बेदरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सही ऑप्शन है हमारा इसमें प्लासी का युद्ध जो है वो 23 जून 1757 ईस्वी में, 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन बी सही है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध में के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई, यानी कि कितने रुपए का? सॉरी, तो यह इसका सही ऑप्शन है 26 लाख रुपए। ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए भुगतान करने के लिए सहमति हो गई थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो वो सबसे पहले किया था 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्ताव दिया था, वो एम.एन. राय ने दिया था। ऑप्शन डी सही है। ये कब दिया था? ये दिया था कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में 1936 में। सॉरी, हाँ 1935 में हुआ था फैजपुर अधिवेशन, उसी में एम.एन. राय ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। कितनी थी? 15 महिलाएं थी, जिनमें कुछ महान थी, जैसे अपने जो उत्तर प्रदेश की पूर्व राज्यपाल यानी कि सबसे पहले राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, सुचेता कृपलानी थी, अमृत कौर थी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की अल्पसंख्यक की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। तो अल्पसंख्यक की उप समिति के अध्यक्ष होते एच.सी. मुखर्जी। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है, वो करता है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय प्रायद्वीप तक फैला हुआ, तो भारतीय प्रायद्वीप का विस्तार कहाँ से? तो भारतीय प्रायद्वीप ये कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और इसका विस्तार कन्याकुमारी से कहाँ तक है? हिंद महासागर तक है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। हिंद महासागर तक इसका विस्तार है। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद में कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन से हैं? गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो उसमें कौन सा नहीं है? तो उसमें ये वाला नहीं है। कौन सा? असम। असम से होकर नहीं गुजरती है। तो 1, 2, 4 ऑप्शन सी सही है हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल नहीं खाता है? कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो हमारा इसमें सही ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा? नेबुलर परिकल्पना ये किसने दी थी? तो ये तो दी थी लाप्लास ने, लाप्लास ने दी थी। नेबुलर ज्वारीय हाइपोथेसिस ये जेम्स और हैरोल्ड जेफरी ने दी थी। ग्रहीय हाइपोथेसिस ये चैम्बरलिन और मार्टिन ने, और गैसीय हाइपोथेसिस ये कांट ने दी। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, जो कि नेबुलर परिकल्पना है वो लाप्लास ने दी थी, जो कि आर्किमिडीज से नहीं दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रकाश मंडल। ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है? तो पृथ्वी के निकटतम, सूर्य के बाद जो पृथ्वी के निकटतम तारा है वो कौन सा है? अल्फा सेंचुरी है। अल्फा सेंचुरी ऑप्शन ए सही है हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निव्वल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है, क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है। तो इसमें क्या होती है? तो इसमें सम्मिलित होता है पूंजी खपत भत्ता। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, वो CSO है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर कृषि विकास से संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है? कृषि विकास से संबंधित। कृषि विकास सिंचाई भी है, बीमा भी है, और सड़कों की उपलब्धता की बात करें तो ये भी है, परिवहन तो है ही, खनन नहीं है। कृषि विकास के लिए खनन नहीं, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी हैं? तो वो हैं हमारे योगी आदित्यनाथ। आंसर बी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में रिक्त स्थान हेतु सबरी संकल्प अभियान शुरुआत की गई थी। तो सॉरी सबरी ये की गई थी किसके लिए? कुपोषण को दूर करने के लिए। ऑप्शन बी सही है। सबरी योजना, SHABRI, जो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सस्टेनिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एबोव और इसके बाद में आता है रेड इंडिकेटर। ठीक है। कुपोषण को दूर करने के लिए रेड इंडिकेटर। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? जो दस्तक अभियान है वो किससे संबंधित है? तो दस्तक अभियान है वो है जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन, पोलियो का उन्मूलन, और प्रत्येक गांव को खुले से शौच मुक्त करना, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उस घर में शौचालय है या राज्य के हर घर तक पहुंचना। तो ये दस्तक जो अभियान है वो है ऑप्शन ए सही हमारा, जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो इसका शिलान्यास किया गया है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो ये 2018 में किया गया था। कहाँ किया? ये नोएडा में किया, मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया? तो जो प्रवासी दिवस है वो हमेशा 9 जनवरी को ही मनाया जाता है। आंसर बी सही है। लेकिन 2016 में जो मनाया गया था वो मनाया गया था 4 जनवरी को। कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया था आगरा में मनाया गया था 4 जनवरी को। ये 2016 की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? वो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाला है हमारा नेपाल। आंसर बी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो ये बुंदेलखंड है वो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा के साथ आता है। ठीक है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में PDF का पूर्ण रूप क्या है? तो PDF का पूर्ण रूप होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन हमारा डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघुपथ यानी कीबोर्ड की शॉर्टकट विंडोज प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को दर्शाती है? तो वो स्टार्ट मेनू को क्या दर्शाती है? स्टार्ट मेनू को दर्शाती है CTRL+ESC। ठीक है, ये होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है? तो कंप्यूटर के जनक कौन थे? वो थे चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि RFP का पूरा नाम क्या है जिसका उपयोग IT सेक्टर में RFP दस्तावेज के संदर्भ में किया जाता है? तो RFP का फुल फॉर्म होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए सही है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। अगला क्वेश्चन है कि वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है? तो वाटसन कंप्यूटर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। माइक्रोसॉफ्ट का नहीं, ये है IBM का,
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, ये IBM का प्रोडक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि माप इकाइयों की CGS प्रणाली को निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है। तो इसकी क्या परिभाषा है CGS प्रणाली की? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ऑप्शन डी सही है। CGS प्रणाली, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकंड। ठीक है, तो ये होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक बोल्ट कितने के बराबर होता है? एक बोल्ट जो होता है वो कितने के बराबर होता है? तो हमारा होता है, इसका सही ऑप्शन है 1 जूल के बराबर होता है। 1 वोल्ट जूल प्रति कूलाम, सॉरी ऑप्शन बी सही होगा। इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन बी सही, 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर। अगला क्वेश्चन है कि तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थों में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह होता है? तो ये क्या होता है, ये एक दूसरे से मजबूती से बंधे रहते हैं। इनका मतलब होता है कि पास होते हैं, यानी कि एक दूसरे से मजबूती से बंधे रहते हैं, यानी बहुत बारीकी से बंधे रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी सही है, सी सही है। अगला क्वेश्चन आता है कि हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है। हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है, तो इसमें क्या है? तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों ये क्या हैं? ये कार्बन के अपरूप हैं, कार्बन के अपरूप। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? तो इसमें होगा विद्युत चालकता, ऑप्शन ए सही है हमारा। विद्युत चालकता है वो एक समान। अगला क्वेश्चन है घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो घाव का अध्ययन कहलाता है ट्रामेटोलॉजी, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो वो है न्यूरॉन, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? तो सर्वाधिक रूप से सोखने वाला होता है वो हमारे क्या होता है? छोटी आंत होती है, छोटी आंतड़ी। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में स्थित कौन सा जिला भारत का कार्यात्मक रूप से साक्षर यानी कि पहला जिला बन गया है? जो मध्य प्रदेश का है वो पहला जिला है साक्षर, वो कौन सा है? वो है मंडला जिला, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, मंडला जिला है वो कार्यात्मक रूप से पहला साक्षर जिला है मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2023 में 70वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया था इंदौर में। ठीक है, वर्चुअली आयोजन किया गया था, वर्चुअली ये उद्घाटन किया था। इसमें अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी PM मोदी। ठीक है, ये कुकरेल, अगला क्वेश्चन कुकरेल नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थित है? तो ये कुकरेल नाइट सफारी पार्क है वो लखनऊ में। कुकरेल नाइट सफारी है वो लखनऊ में है, और वो किस लिए है? अगला क्वेश्चन है अगस्त 2022 में किस राज्य की सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? वो लिया है निर्णय उत्तराखंड सरकार ने, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2022 में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खारे पानी से जलने वाली देश की पहली लालटेन का अनावरण किया है। इस लालटेन का क्या नाम है? क्या पूछा गया? इस लालटेन का नाम पूछा गया, तो इस लालटेन का नाम है रोशनी, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये मनाया जाता है 14 अगस्त को, ऑप्शन सी सही है। ये कब से मनाया जाता है? ये मनाया जाने लगा है 2021 से, 2021 से। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में स्थित किस शहर को शंघाई सहयोग संगठन SCO की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा? तो वो घोषित किया जाएगा वाराणसी को, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि KK बिरला फाउंडेशन द्वारा किसे 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है? तो वो प्रदान किया गया है सम्मान डॉक्टर प्रोफेसर रामदास मिश्र को, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये पारित हुआ था 1986 में, ऑप्शन हमारा बी सही है। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो
शुद्ध एवं मिलावट रहित हों या प्रोटीन समृद्ध हों। तो सही ऑप्शन है हमारा सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। तो ये थी हमारी आज की सीरीज। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।